हेलो, नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी साथी आ जाएं। देखेंगे आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नया टॉपिक जैसे हमने पहले देखा था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले किसे पढ़ा था? सेल को पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा है? प्लांट फिजियोलॉजी। क्या पढ़ा? प्लांट फिजियोलॉजी। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। जय हिंद। ऑल ओके। देखो, हमने पहले सेल पढ़ा, सेल के बाद प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा, सेल के हमने अभी क्या पढ़ चुके हैं? ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कल से। कल हम जो हमारी ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगी वो 8 PM रखेंगे, लेकिन 7 PM पर हम क्या करेंगे? 7 PM पर हमारी क्लास चलेगी। जो हमारा क्लास का शेड्यूल था वो चेंज किया है हमने, है ना। तो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे और अभी हम स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। अब याद रखना, बायोकेमिस्ट्री जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट जो जा रहा है ये एमपीटेट के लिए जा रहा है, आरयू एसएडीओ के लिए भी जा रहा है और फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी जा रहा है, क्योंकि ये एक पार्ट ऐसा है जो तीनों क्लास में कंबाइंड होता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर में क्यों जाता है? क्योंकि फ्रूट से रिलेटेड जो हार्मोन्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उनसे रिलेटेड ये है, यानी इस तरह से तीनों में डिवाइडेड होगा। तो हम यहां स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या? सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी के बाद क्या हम स्टार्ट कर देंगे? बायोकेमिस्ट्री। प्लांट फिजियोलॉजी हम देख चुके हैं। देखेंगे, हम पढ़ेंगे, ये केबी 2.0 बुक में भी लिखा हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत अंश संशोधन है वो आप करते जाइएगा। बायोकेमिस्ट्री यानी कि यहां पर क्या है? सेल बायोलॉजी की पहली क्लास की हम रिपोर्ट डाल चुके हैं, उसमें एप्लीकेशन पे वो पता नहीं ओपन ही नहीं हो रही, हमारे पास भी ओपन नहीं हो रही। तो मैंने मनोज सर से बोल दिया है, वो जल्दी ही उसका कुछ करेंगे, हम आगे रिपोर्ट कर चुके हैं, है ना। तो वो पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रही है, या अगर ऐसा होगा तो सेल बायोलॉजी की पहली क्लास पे फिर से लूंगा। क्या करो, उसको फिर आ नहीं रही तो कुछ हमें करना पड़ेगा। देखते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या है। अब बायो और यहां पर क्या केमिस्ट्री का तालमेल है? क्या है? बायो और केमिस्ट्री जहां दोनों एक साथ चलती है उसे बायोकेमिस्ट्री हम कहते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और केमिकल या केमिस्ट्री यानी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, यानी जो जीवित होते हैं, जो जीवित ऑर्गन होते हैं, उनके बीच में क्या चलता है? केमिकल रिएक्शन चलती है, जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित कोशिकाओं में होने वाले जैव रासायनिक अभिक्रिया में जो भी चेंज आता है, परिवर्तन आता है, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिकल कहते हैं। जैसे हमें शुरू में बताया गया है कि जब भी हम दूध खाते हैं तो दूध के साथ यानी बैगन और दूध को साथ नहीं खाया जाता, क्योंकि बैगन के अंदर कैसीन होता है या दूध के अंदर कैसीन होता है, और बैगन के अंदर जो होता है मेलानिन एक पदार्थ होता है। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे शरीर के ऊपर रिएक्शन होने लगता है। घी और शहद को साथ नहीं खाया जाता, क्यों? क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं। तो यहां भी वही सिखाया गया है कि जीवित जो लिविंग पार्ट होते हैं, जीवित जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर जो केमिकल प्रोसेस होती है उसे बायोकेमिकल के नाम से यहां पे जाना गया। बायोकेमिकल इज द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसकी जो केमिकल प्रोसेस होती है वो सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में करते हैं। इट इज द सब, क्या बोला है? इट इज द सब डिसिप्लिन ऑफ द बोथ बायोलॉजी एंड केमिकल, यानी कि बायो और केमिकल दोनों को मिलकर यहां पे बोला गया है, तो इसका नाम बायोकेमिस्ट्री। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे, हमको परिभाषा वगैरह नहीं पूछता है। पहले पढ़ेंगे लेवोसियस। क्या है? लेवोसियर। यहां पे एक नाम आया है लेवोसियर। लेवोसियर क्या है? यह एक वैज्ञानिक है जिसका जो समय रहा था वह 1743 से 1794 के बीच रहा है। यह जानना जरूरी है, क्योंकि बुकों में अलग अलग डाटा लिखा है। बुकों में इनको कई जगह आधुनिक भी लिखा है, कई जगह इनको केवल बायोकेमिस्ट्री का पिता लिखा है, तो हम वो डाउट भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे लेवोसियर जो था, जीवन एक रासायनिक प्रक्रम है। उनने क्या बोला कि जो जीवन है, लाइफ है, वो रासायनिक प्रक्रम है, यानी केमिकल प्रोसेस है। जो हमारी जीवन होता है, और मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर के अंदर अगर 0.2 pH भी चेंज होता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 0.2 pH, तो पीएच सोरेनसन ने दिया था। तो यहां पे मैं बता रहा हूं कि पीएच जो होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वह एसिडिटी और बेसिड यानी कि दोनों पे निर्भर करता है, अम्ल और क्षार दोनों पे निर्भर करता है।
तो लेवोसियर ने पहले क्या बोला, जीवन एक रासायनिक प्रक्रम है। लेवोसियर को जैव रसायन यानी बायोकेमिकल का पिता कहते हैं, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है, लेवोसियस को। अब लेवोसियस कब का समय था इनका, तो हम देखेंगे एंटोनी ल्यूरेंट लेवोसियस, तो लेवोसियर ही पूछता हमको 1753 से 1754, नाउ एज द फादर ऑफ केमिकल एंड इज द आल्सो कंसिडर्ड ए फाउंडर ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। इन्होंने बायोकेमिस्ट्री की नींव रखी, इन्होंने बायोकेमिस्ट्री की नींव तो रख दी, लेकिन ये बायोकेमिस्ट्री शब्द नहीं दे पाए, यानी वर्ड नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि इन्होंने प्रोसेस तो चालू कर दी, लेकिन इन्हें यह पता था कि भाई कोई पदार्थ के साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर कोशिकाओं के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है उसकी मैं जानकारी ले रहा हूं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीजें खोजी जा रही थी उसमें बहुत सारी चीज सर्च हो चुकी थी, खोज चुके थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हम खोज चुके थे, सी बेंडा ने उसका नामांकन किया था, कोलिकर ने उस पर अलग काम किया था, अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग काम किया। यहां पे बात क्या आई, उन्होंने बोला कि भाई इनको क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री के पिता कहते हैं, यानी कि जैव रसायन के पिता के नाम से जाने जाते हैं। कौन, लेवोसियस, को कहलाते हैं लेवोसियस। अब इनकी बात अगर मैं करूं लेवोसियस की, तो जीवित कोशिकाओं में जटिल पदार्थ कहां पाया जाता है, जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म में होता है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म जो है हमने पहले ही पढ़ चुके कि सेल के अंदर का जो पदार्थ भरा होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म होता है जिसे जीवन का भौतिक आधार कहा है। जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, तो हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था, हक्सले ने कहा, वहां पर भी हमने इसको पढ़ा। इसके अंदर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। अब जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो दो पदार्थ पाए जा रहे हैं। मैं भी आपको बता दूं, हमारी बॉडी के अंदर ये कार्बनिक पदार्थ, यानी कि एक तो आता है कार्बनिक मटेरियल और एक आता है अकार्बनिक मटेरियल। अगर कार्बनिक मटेरियल की बात करूं तो कितना परसेंट है, 13%। 13% हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ। इसका मतलब क्या, 13% अगर पाया जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो यहां पर 87% क्या पाया जा रहा है, तो हम बोल देंगे अकार्बनिक। इस 13% में, इस 87% में सबसे ज्यादा अगर कोई पदार्थ पाया जाता है तो वो जल पाया जाता। इसीलिए हम दिन भर पानी कहते हैं कि 3 से 4 लीटर 5 लीटर पानी पीना चाहिए, और सबसे कम पानी अगर कोई पीती है तो महिलाएं पीती है, सबसे कम पानी पीती है। इसीलिए महिला के शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती है वो बहुत ज्यादा ही परिवर्तित करती है, यानी कि सांद्रण होता है, इसलिए वो क्या है, जल्दी बीमार हो जाती है। जो गर्ल्स ज्यादा पानी पीती है तो उसकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन ठीक से चलता है। यानी कि यह सीधी सी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर अकार्बनिक पदार्थ जो पाया जाता है 87%, उसका सबसे ज्यादा जो पदार्थ होता है वो होता है जल। और जल का सेवन कम होता है तो फिर केमिकल रिएक्शन में जो गाढ़ सांद्रता होती है वो कम और ज्यादा होती रहती है। देखेंगे इसके अंदर साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है, यानी हम बोलेंगे कि ये साइटोप्लाज्म यानी सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म के अंदर एक पदार्थ तो पाया जाता है अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है जल, वाटर होता है, फिर होता है खनिज लवण। खनिज लवण भी मिले होते हैं क्योंकि खनिज लवण भी हमारे क्या पोषक होते हैं। फिर दूसरा क्या, कार्बनिक पदार्थ, यानी हमने थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लिखा गया है यहां पर, यहां ऑर्गेनिक हो गया है तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इस पे, क्या है, इनऑर्गेनिक है, और यहां पे क्या है, ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक ये यहां पे कट जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हमको पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से उसके अंतर्गत उदाहरण आते हैं, क्या क्या उनकी विशेषता होती है, कैसे वो घूर्णन करते हैं, किस गति से वो घूर्णन करते हैं, किस और वो गति करते हैं, दाएं घूमते कि बाएं घूमते, वो सब हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट कौन से परीक्षण होते हैं इसके लिए, फैलिंग परीक्षण है कि मालिश परीक्षण, वो सब पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, 3 तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा तत्व आता है प्रोटीन। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा एक तत्व ऐड हो जाता है, जिसका नाम क्या बोला है हमने, नाइट्रोजन। यानी प्रोटीन का मुख्य घटक कौन होता है, नाइट्रोजन। दूसरा होता है वसा, इसकी श्रृंखला चेंज हो जाती है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला आता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या आता है, न्यूक्लिक अम्ल, जो डीएनए आरएनए के अंदर अगर हम बात करें तो यहां केंद्रक के अंदर पाया जाता है। फिर आते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं,
एंजाइम वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, यानी जो कोई केमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है तो उस केमिकल प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, इसलिए तो हम टैबलेट लेते हैं और जल्दी से हम सही होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एंजाइम को एक्टिव करते हैं। फिर विटामिन, विटामिन भी दो प्रकार के हैं। विटामिन की बात करूं मैं तो दो प्रकार के विटामिन, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, और वसा में घुलनशील कौन से है? आ देख। उसकी ट्रिक क्या बना रखी है हमने? आ देख। आ देख का मतलब क्या? आ देख में घी का हलवा खाता हूं, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब वसा में घुल जाते हैं, यानी वसी अम्लों में घुल जाते हैं, फैटी एसिड में घुल जाते हैं। लेकिन दो विटामिन ऐसे होते हैं जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलते हैं। तो इसका मतलब क्या? विटामिन का मतलब यह कि हमारे पास जो कार्बनिक मटेरियल होते हैं उसमें दो प्रकार से चीजें होती है, एक कार्बनिक मटेरियल में घुलता है, एक अकार्बनिक मटेरियल में घुलता है, तो दोनों का होना जरूरी है। अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल के बाद में हार्मोन्स होते हैं, और इतनी चीजें किसमें आती है? कार्बनिक पदार्थ के अंदर आती है, जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। जीवित जीवों के रासायनिक संगठन, अब जो जीवित जीव है उसका एक रासायनिक संगठन पाया जाता है, केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। उसमें होने वाले विभिन्न रासायनिक परिवर्तन, जो केमिकल चेंज आते हैं, हम क्या बोलेंगे? जो केमिकल है उस केमिकल की जो चेंज आते हैं, तो चेंज क्यों आएगा? क्योंकि किसी भी पदार्थ के लेने से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल चेंज होगा। जैसे बोला गया है कि केसिन जो होता है वो चाय की पत्ती में जो थिनिन पाया जाता है उसके साथ केमिकल रिएक्शन करता है और हमारे साथ धीमा जहर की तरह कार्य करता है, लेकिन फिर भी हमारा देश क्या है? चाय का प्रेमी है। क्यों? क्योंकि उन दोनों की केमिकल प्रोसेस अलग होती है। वो अलग अलग होते हैं जब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो एक साथ मिलते हैं और ज्यादा लंबे समय तक वो चल रहते हैं तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग ऐसी होती है कि वो हमारे लिए स्लो पॉइजन के रूप में कार्य करता है। अब देखें यहाँ पे उसमें होने वाले विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, जिसे जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अभी हमने लेवोसियस को पढ़ा कि लेवोसियस को क्या कहते हैं? जैव रसायन का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं, और वो 17वीं 18वीं शताब्दी में थे। जैव रसायन का उपयोग क्यों किया जाता है? जो बायोकेमिस्ट्री है उसका क्या उपयोग है? तो देखें, नई औषधियों के निर्माण में, नई नई औषधियों के निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एक गांव में बोलते हैं, गांव में एक पौधा आता है, यदि कोई गर्ल्स हो तो उन्हें पता होगा कि जब एक उपवास आता है जिसमें एक उसको बोलते हैं, हम गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? हमें बुक में तो ये लिखा हुआ है लट जीरा। लट जीरा एक होता है, ये लट जीरा का होता है नाम अकाइरेंथस, अकाइरेंथस अस्फेरा। क्या है? अकाइरेंथस अस्फेरा इसका नाम है। अब ये जो होता है आपने देखा होगा कहीं पे ऐसा उगा रहता है और इसमें जीरे के समान बीज पाए जाते हैं, जिसे महिलाएं क्या करती है कि इसके 108 डंठलों का बंडल बनाती है और इसके पत्तों का जो है 108 पत्तों का भी बंडल बनाती है और अपने सिर पर रखती है और उस पर पानी डालकर उसको नहाती है ठंड के दिनों में। बड़ा टफ काम है वो। ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि इसका अकाइरेंथस अस्फेरा, लट जीरा जिसको बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, गांव में कई कई जगह उसको कुतरी के नाम से भी जान जाते हैं, कोई आंधी झाड़ा भी बोलता है उसको, अलग अलग नाम है। इसमें एक केमिकल पाया जाता है जो केमिकल फीवर को रोकता है। अब इसकी खोज हुई तो इसको हमें टेबलेट पे दिया गया। इसकी जड़ों को, पानी को 3 दिन पीने से फीवर ठीक होता है। इसका मतलब क्या कि इसकी जड़ में पाया जाने वाला केमिकल कंपाउंड जो होता है, क्या होता है? केमिकल कंपाउंड जो होता है वो हमें कहीं ना कहीं सुधारता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश ही कर दूं, उसको बता ही देता हूं आपको। फिर मैं आगे बढ़ाता हूं कि ये क्या है। हम क्या औषधि की खोज पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बायोकेमिकल अगर हम पढ़ रहे हैं तो बायोकेमिकल के अंतर्गत हम देखेंगे तो हमें और पता लगेगा। अपामार्ग के नाम से ये बाजार में ये मिलता है। अब अपामार्ग में देखो, ये इस प्रकार का एक पौधा आता है, ये अगर आपने देखा हो, इसकी इमेज है बहुत सारी। ये आपने अगर कहीं प्लांट देखा हो तो इसको आपको अच्छे से पता होगा कि ये है क्या।
अपामार्ग इसको बोलते हैं, इस प्रकार का ही आता है। तो इससे क्या होता है, इसको देखो दिखा है लट जीरा बोला है, इसको लट जीरा क्या बोला है, लट जीरा इसको बोला गया है ना। तो हम ये बोलेंगे कि इसके अंदर जो होता है एक औषधि गुण होता है, ये आप यहां देख लो इस प्रकार का आता है। इसके अंदर केमिकल कंपाउंड यानी कि जैव रसायन से इसके अंदर के केमिकल कंपाउंड को निकालते हैं, लैब में जांच करते हैं कि ये केमिकल कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर कहां कार्य करेगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसको पहले ही दे दिया, हमारी संस्कृति में इसको पहले दे दिया कि भैया महिला इसको सिर पे रखें और पानी डालें। तो जो इसमें पाया जाता है क्या, इसमें हम इसकी ऐसी गांठ बनाते, तो गांठ बनाने से यहां से जहां से काटा गया है उससे केमिकल उतरता हुआ कहा जाता है, जो सिर के ऊपर और पूरी बॉडी के ऊपर गिरता है, जिससे हम क्या होता है फीवर नहीं आते, तो औषधि के उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, फसलों के उत्पादन बढ़ाने में क्या है, फसलों के उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है, यानी कि जैसे जिब्रेलिक हार्मोन्स की खोज करना, ऑक्सिन की खोज करना, साइटोकाइनिन की खोज करना। फिर खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए क्या होता है, खाद्य पदार्थों को संरक्षण के लिए भी किसका बायोकेमिकल का पता लगता है, क्योंकि आप वहां पढ़ोगे एमपी टेट में पूछ लेता है यानी कि कितने परसेंट, और आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर में पूछ सकता है कि कितने परसेंट नमक की मात्रा रखने पर खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है, तो 17 या बोलूंगा 15 से 17% किसकी मात्रा रखेंगे, नमक की। फिर वो बात करता है शक्कर की मात्रा की यानी शुगर की मात्रा की, तो शुगर कितना परसेंट रखना चाहिए, तो वो वहां बताता है कि 65 से 66% शुगर का परसेंटेज रखने पर किसी भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो उसके संरक्षण रखने के लिए, उसे कंजर्वेशन कर सकते, लंबे समय तक सुरक्षित रखना, रासायनिक विधियों को ज्ञात करना, केमिकल रिएक्शन को ज्ञात करना कि यदि केमिकल रिएक्शन होगी तो वो कौन सा कलर चेंज करेगी। जैसे टेट्राजोलियम टेस्ट होता है, तो वह उसी के आधार पर तो हम बता पाते हैं कि कितने बीज है जो हमारे जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होंगे और कितने सीड है वो जर्मिनेट होंगे। नेक्स्ट देखिए, वंशागत रोगों को निदान करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। कोई ऐसी बीमारी जो वंशागत होती है उसके लिए भी बायोकेमिकल का, जैव रसायन का महत्व है। जीवों में जैविक और रासायनिक क्रियाओं के परिवर्तन का पता लगाने में, अब किसी ने कोई पदार्थ खा लिया, गलती से पदार्थ खा लिया, आपको पता हो तो रोम देश में रोम की जो देवी उसको बोलते हैं सीरियल देवी, सीरियल यानी कि अनाज। वहां उन्होंने क्या किया, मशरूम की खेती, मतलब मशरूम को क्या है सब्जी में बना लिया। जब बहुत पहले की बात है, घटना है रोम की, तो वहां सीरियल देवी के लिए उन्होंने वहां जो भंडारा या जो भी कार्यक्रम था, लाखों लोग वहां जिमने गए, तो वहां पर कई लोगों की तबियत खराब हो गई और कई लोगों की मृत्यु हो गई। क्यों, क्योंकि एनेमिटा जो मशरूम था, जिसको हम बोलते हैं जहरीला मशरूम, क्या है जहरीला मशरूम, तो टेट में पूछता है, टेट में क्वेश्चन पूछ लेता है जहरीला मशरूम, और ये फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी पूछ सकता है जहरीला मशरूम क्या है, एमेनिटा इसका नाम है मशरूम का। तो ये मशरूम खाने से मनुष्य की तबीयत खराब हो सकती है। इसका मतलब क्या, उसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड है वो हमारी बॉडी के साथ जाकर रिएक्शन करते हैं, जिससे वो पॉइजन बनाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि जीवों के जैविक रासायनिक क्रियाओं में परिवर्तन का पता लगाते हैं। इसीलिए तो घी के साथ क्या नहीं खाया जाता है, शहद नहीं खाया जाता, क्योंकि घी शहद मिला तो जहर बन जाएगा, और दोनों को अलग अलग खाएंगे तो अमृत है। बैगन को दूध के साथ नहीं खाया जाता, नहीं तो शरीर पे क्या होता है सफेद सफेद दाग से आ जाते हैं, सेवा रोग उसको बोलते हैं। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड का पता लगा है, तभी तो आज हम सतर्क हैं, हमको पता है कि किससे क्या होता है। हाँ भाई, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, चलें आगे। चलें बढ़े, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखें आगे, अगले वैज्ञानिक आए कार्ल न्यूबर्ग। क्या है कार्ल न्यूबर्ग, बुक में अगर गलती हो तो सुधार लेना। वो क्या थे, बायोकेमिस्ट्री के पिता। वो कब आए थे, 1743 में आए थे, 1743 से 1794। अब हम यहां जो पढ़ रहे हैं कार्ल न्यूबर्ग को पढ़ रहे हैं 903 में पढ़ रहे हैं। कहां पढ़ रहे हैं, 903 में। इसका मतलब ये आधुनिक बायोकेमिस्ट्री के पिता कहलाएंगे, इस बात का याद रखना। हम कार्ल न्यूबर्ग को 1903 को बायोकेमिस्ट्री का पिता कहते हैं। इनके द्वारा बायोकेमिस्ट्री शब्द गढ़ा गया या बायोकेमिस्ट्री शब्द टर्म दी गई। अब फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री कार्ल न्यूबर्ग को ही कहा गया है। मतलब हम बात करें
कार्ल न्यूबर्ग जो है उन्हें बायोकेमिस्ट्री, मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के फादर कहा गया है। लेकिन लेवोसियर जो थे उसे बायोकेमिस्ट्री का फादर कहा गया। लेकिन कई बुकों ने यह भी लिखा है कि लेवोसियर है उसे आधुनिक जो है बायोकेमिस्ट्री के पिता कहा गया है। तो आपको याद रखना, यदि ऑप्शन में कार्ल न्यूबर्ग ना हो तो हम लेवोसियर को बोल सकते हैं, वरना हम लेवोसियर को नहीं बोल पाएंगे, हमको कार्ल न्यूबर्ग को ही बताना पड़ेगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो 1743 से लेके 1794-95 के लगभग आता है। तो ये पहले सबसे पहला है, लेकिन इनको पता ही नहीं थी कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, बस कार्य कर रहे थे वो तो साइटोप्लाज्म को लेके कार्य कर रहे थे। बाद में कौन आए, कार्ल न्यूबर्ग आए और उन्होंने एक शब्द दिया जिसका नाम क्या दिया, बायोकेमिस्ट्री दिया, क्योंकि बायो अलग था, केमिस्ट्री अलग था। लेकिन उन्होंने एक ऐसा कार्य दिया जिसको बोला उन्होंने एक बायोकेमिस्ट्री। तो क्या बोला है, हाँ कार्ल न्यूबर्ग, क्या है, न्यू, याद रखना कार्ल न्यूबर्ग। तो न्यू आया मतलब न्यू यानी नए, यानी याद रखना बायोकेमिस्ट्री के शब्द गढ़ा और बायोकेमिस्ट्री के, मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के पिता कहलाते ही, ध्यान रखना। अब देखेंगे कि मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के पिता हो गए, दो याद रख लेना, दो ही याद रखना, एक तो लेवोसियस याद रखना, लेवोसियर उनका नाम क्या है, लेवोसियर, क्या है, लेवोसियर, ठीक है, हाँ लेवोसियर उनका नाम है, लेवोसियरे बोलते हैं उनको। अगला क्या है, मेटाबॉलिज्म को देखना। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म दो प्रकार की होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। अब ये क्या है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि भाई एक तो होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है मेटाबॉलिज्म। एक होती है, प्लांट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम क्या है एग्रीकल्चर छात्र है तो प्लांट के अंदर की बात करेंगे। अगर मेडिकल लाइन के छात्र होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा बात करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी पे भी नहीं बात करते क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हम करते रहिए। प्लांट के ऊपर जब इन्होंने देखा तो इन्होंने देखा कि एक प्रोसेस तो हो रही है प्रकाश संश्लेषण, क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, और एक हो रहा है श्वसन। यानी एक तो यहां पे श्वसन हो रहा है और एक प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। तो एक को उसने क्या बोला, एटामोटिज्म, यानी क्या नाम है वो, एनाबोलिज्म, और एक मेटाबॉलिज्म। तो एनाबोलिज्म है क्या, जब छोटे छोटे टुकड़े बड़े अणु का निर्माण करते हैं, एनाबोलिज्म कहलाते। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण, क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रोसेस है, तो यहां बोलेंगे एनाबोलिज्म। कैसे, जैसे यहां पे बात करूं मैं तो कार्बन कितना लेगा प्लांट, 6, और जल के अणु भी कितने दे दिए, 6, 12 भी दे सकते हैं। फिर इसके अनुसार ये एक छोटा अणु था, ये एक छोटा अणु था जिसके परिणाम स्वरूप पौधे ने क्या बना दिया, एक बड़े अणु का निर्माण कर दिया, और यहां पे बड़े अणु का निर्माण करके एक यहां से ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया। यानी कहने का मतलब दो छोटे छोटे अणुओं से एक बड़े अणुओं का निर्माण हुआ, उसे बोलते हैं एनाबोलिज्म। क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। केटाबोलिज्म क्या है, केटाबोलिज्म बोलता है बड़े बड़े कणों को दो छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, बदल दिया जाता है। अब क्या होगा कि जब बड़े कण, मतलब इस कण को ये रिएक्शन उल्टे कर देंगे हम। जब हमने कोई भोज्य पदार्थ खाया तो भोज्य पदार्थ खाया तो ऐसे ही प्लांट क्या करता है, प्लांट अपनी ऊर्जा बनाने के लिए श्वसन की क्रिया करता है। तो श्वसन की क्रिया में जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है। इसलिए कहते हैं रात्रि के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि रात्रि के समय प्लांट जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो प्लांट के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो बढ़ जाता है। ठीक है, जब बड़े बड़े कण दो छोटे छोटे कणों में, जब कोई बड़ा कण छोटे छोटे कणों में बदल जाता है तो उसे हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। का उदाहरण कौन है, श्वसन, रेस्पिरेशन को कहा गया। रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबोलिज्म। बस इतना याद रखना, कैटाबोलिज्म यानी कि रेस्पिरेशन है। एनाबोलिज्म जो है वो फोटो रेस्पिरेशन, मतलब यहां पे अगर फोटो रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे हम, फोटो रेस्पिरेशन इधर अलग चीज है, यहां पे बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण हम बोलेंगे। एक और चीज आएगी यहां पे, प्रकाश श्वसन आएगा। लेकिन प्रकाश श्वसन जब होता है जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो वो एक अलग विषय हो गया, यहां हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, आया समझ में। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जब भी आएगा तो हम प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे, और कैटाबॉलिज्म जब भी आएगा हम श्वसन की बात करेंगे। अब आता है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बनिक रसायन में हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र जो है वह है CX और H2O होता है, ये सामान्य सूत्र। इसीलिए मैंने प्लांट फिजियोलॉजी में इतना डीप नहीं पढ़ाया था, यहां थोड़ा सा उसके सूत्र वगैरह सब लेके आया हूं। आई बात समझ में? बहुत स्लो पढ़ना है, ये ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन मेरी गारंटी है कि ये अगर समझ में आ गया तो ये आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर देगा, बहुत सारे डाउट क्लियर कर देगा, आपकी ब्रीडिंग को भी क्लियर कर देगा। ब्रीडिंग में हम DNA RNA पढ़ेंगे, उसको भी क्लियर कर देगा। सेल बायोलॉजी को भी क्लियर करता है, ये प्लांट फिजियोलॉजी को भी क्लियर करता है। मतलब ये सारे पार्ट क्या है, कंबाइंड है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इकोनॉमिक के बाद पूछते हैं तो इनको ही पूछते हैं, और इसी में मैक्सिमम स्टूडेंट जो सिलेक्शन नहीं होता ना, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि एग्रोनॉमी सब रट लेता है, सोइल साइंस सब रट लेता है, लेकिन जब बारी आती है इकोनॉमिक को रटने की और सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, ब्रीडिंग को रटने की बारी आती है, पैथोलॉजी को रटने की बारी आती है, तो वहां ढेर हो जाते हैं। अब देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या है। अब आपसे ये बात यहां आ रही है कि इसमें आप अगर गौर से देखोगे तो किसका अणु है, ये किसका अणु है, जल का अणु। अब जल का अणु 2:1 में पाया जाता है। यह भी एक क्वेश्चन है आपका कि भैया कार्बोहाइड्रेट में जल का अणु किस रूप में पाया जाता है, तो 2 में हाइड्रोजन पाई जाती है और 1 में क्या पाई जाती है, यहां पर ऑक्सीजन पाई जाती है। एक्स संख्या और वाई संख्या अगर हम ले गए यहां पे, तो उदाहरण के लिए मैं एक्स वाई का मान यहां 6 मान लूं, तो यहां पे यहां कितना हो जाएगा ये। अब यहां पर 2 का 6 का गुणा तो ये 12, यहां 6 का गुणा तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर 6। मतलब इसको और इसको अगर मैं 6 मानता हूं संख्यों में, तो यहां पे मुझे एक सरल कार्बोहाइड्रेट मिल जाती है। इसमें कौन आएगा, ग्लूकोज आएगा, फ्रक्टोज आएगा, स्टार्च आएगा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना बताया है, 2:1। आपको सिंपल सा याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जल का अणु होता है और उसमें जल के अणु के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। इसका नाम कार्बन के हाइड्रेट के आधार पर रखा गया है। मतलब कार्बन के जो हाइड्रेट है उसी आधार पर इसका नाम रखा गया है। कार्बोहाइड्रेट का अगर हम वर्गीकरण देखें, क्या देखें, वर्गीकरण, मैंने प्लांट फिजियोलॉजी में मैंने पढ़ाया वर्गीकरण वो अलग था, यह वर्गीकरण अलग है। यहां 2 वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहला वर्गीकरण है भौतिक गुणों के आधार पर, यानी हम किसके आधार पर देखेंगे, फिजिकल बेसिस पे आधार पर देखेंगे, यानी उसके फिजिकल बेसिस के आधार पर देखेंगे। तो यहां एक आ रहा है सुगर्स यानी शर्करा और एक नॉन सुगर अशर्करा। सुगर्स का मतलब इसके अंतर्गत आने वाले कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। आप करेक्शन कर लेना अगर यहां कोई गलती हो। स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। जल में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं, आप घोल के देख लेना तो घुल जाएंगे। और क्रिस्टली प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्रिस्टली होते हैं। क्रिस्टल एक कंपनी भी है अपनी, मतलब अगर क्रिस्टल अगर देखे तो एक पेस्टिसाइड कंपनी भी है। क्रिस्टल का मतलब क्या है, वो रवेदार टाइप के होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। अब ग्लूकोज देखो C6H12O6 है, फ्रक्टोज C6H12O6 है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। दोनों में क्या डिफरेंट है, यहां CHO समूह लेके घूमता है और यहां जो होता है यहां कीटोन समूह लेके घूमता है, यही इसका अंतर है। और यही हमको डीप में पढ़ना है कि जो एक होता है एल्डिहाइड समूह होता है और एक होता है कीटोज समूह। क्या होता है, कीटोज समूह। तो हम बोलेंगे कि ये शर्करा होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, जो स्वाद में कैसी होती है, मीठी होती है। और यहां पे अगर हम बात करें तो यह मीठी शर्करा है। अब इसके अंतर्गत आने वाले कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं स्वाद में फीके और स्वादहीन होते हैं, जल में अघुलनशील, जल में नहीं घुलते, अक्रिस्टली प्रकार के होते हैं, बहुत ज्यादा बारीक पाउडर भी बन जाते हैं। प्राकृतिक होते हैं, अक्रिस्टली प्राकृतिक होते हैं। स्टार्च, क्या आया, स्टार्च, इसको इंग्लिश में भी स्टार्च बोलते हैं। सेल्यूलोज, और एक आता है काइटिन। क्या आता है, काइटिन। ये काइटिन जो आता है, ये काइटिन की परत याद रखना, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा, ये पॉली कार्बोहाइड्रेट के मतलब पॉलीसेकेराइड पे चला जाता है।
तो हम यहां देखेंगे कि कीटों का जो शरीर होता है वो पहले किसका होता है, काइटिन का बना होता है। या आप देखेंगे आपसे पूछता है फंगस का जो बॉडी होता है वो किसका बना होता है, तो फंगस का जो शरीर होता है वो काइटिन का ही बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का ही बना होता है। तो हमारी आ शर्कराएं आ गई, यहां पे शर्कराएं फिजिकल आधार पे हमने देखा। अब देखेंगे केमिकल रासायनिक गुण के आधार पर, कैसा, केमिकल गुण के आधार पर, इस आधार पर जल अपघटन क्या आएगा, यहां पे आएगा, थोड़ा सा मिस हुआ है, जल अपघटन। जल अपघटन यानी कि जल के अणुओं के टुकड़े हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जल के अणुओं के टुकड़े हो रहे हैं। हमने पहले ही बोल दिया था कि भाई हम जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं वह कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो हमने पहले ही बोल दिया था कि भाई इसका सूत्र क्या है ये, तो यहां पर क्या आया, जल। तो जल के अपघटन के आधार पर या आणविक संरचना के आधार पर हम यहां पर बांटते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आता है उसका, उसके आधार पर हम बांट रहे हैं। पहला हमने भौतिक आधार पर, हाँ ग्लाइकोजन और काइटिन, हाँ बिल्कुल, ग्लाइकोजन इसके जस्ट नीचे होता है, नाखून के नीचे, है ना, हाँ संदीप भाई हो सकता है मैं मिस हुआ, ग्लाइकोजन, काइटिन भी होता है ना, देखेंगे और समझेंगे उसको, मेरे जहां तक ख्याल है काइटिन भी होता है उसमें। इस आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। कितने सेकेराइड, रासायनिक और आणविक संरचना के आधार पर इसे 3 प्रकार से बांटा गया है, यहां पे मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो, हाँ जो एक पॉलीसेकेराइड, बिल्कुल सही। जो मोनोसेकेराइड होते हैं उसके विषय में आपको मैं बता देता हूं कि जब 6 कार्बन का एक बंडल होता है, जैसे 5 उंगलियों की एक मुट्ठी होती है, तो हम यहां क्या बोलेंगे, बोले 5 उंगलियों की एक मुट्ठी, तो ये हो गया मोनो। अब फिर 5 उंगलियों की एक मुट्ठी और आ गई, तो ये आ गया क्या, डाइसेकेराइड। लेकिन डाइसेकेराइड यानी कि यहां कितने आ गए, फैक्टर 10, तो यहां याद रखना है यहां के 6 कार्बन का यदि एक बंडल होता है तो मोनो कहलाएगा। और 6 कार्बन के जब 2 बंडल से ज्यादा हो जाते हैं, 2 बंडल से लेके कितने बंडल तक, 9 बंडल तक, मतलब कार्बन 2 बंडल का मतलब है 6 के कितने बंडल आए, 2, 12, तो इसे बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। और जब 9 से ज्यादा हो जाते तो उसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। अब ओलिगोसेकेराइड को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड और पेंड्रासेकेराइड, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो हम यहां पर देखेंगे कि सबसे पहला है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल सबसे सरलतम अगर कार्बोहाइड्रेट है जिसे कोई पाचन कर सकता है तो वह सरलतम कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड कहलाता है, जिसका और जल अपघटन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं कर सकते, इसका जल अपघटन और नहीं कर सकते, इसको ज्यादा से ज्यादा और नहीं तोड़ सकते, कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ सकते। हाँ उसको हम श्वसन की क्रिया से उसको किस पे तोड़ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ सकते हैं, लेकिन यहां कार्बोहाइड्रेट के सरलतम रूप में नहीं तोड़ सकते, कार्बोहाइड्रेट का इससे सरलतम रूप है ही नहीं, तो इसके जल अपघटन नहीं किया जा सकता। ये स्वाद में मीठे और जल में घुलनशील होते हैं, शर्करा कहलाते हैं, इसका सूत्र CN2O और लास्ट में N लिखा है। अब वहां कार्बोहाइड्रेट का सूत्र था, वो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र था, लेकिन यहां पे मोनोसेकेराइड का सूत्र याद रखना, मोनोसेकेराइड का सूत्र CON यहां पर और लास्ट में N है। उस सूत्र से भी ग्लूकोज बनाई जा सकती है और इस सूत्र से भी बनाई जा सकती है, लेकिन यह सूत्र विशेष रूप से किसका है, कार्बन किसका, मोनोसेकेराइड का। अब मोनोसेकेराइड में जैसे ही यहां 6 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी हम बोलेंगे कि यह शर्करा जो होता है इसका सामान्य सूत्र CH2O ऑब्लिक और बाहर की तरफ कोष्टक के बाहर A लगता है, या 2 प्रकार के होते हैं। क्या होगा पहला प्रकार, पहला प्रकार है एल्डोज शर्करा। एल्डोज शर्करा क्या होती है, ऐसी शर्करा जो CHO समूह देते हैं, मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, जो प्लांट जो एमपी टेट वाले हैं उन्हें केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, अभी मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। एमपी टेट वालों को जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री में मैं बताऊंगा क्रियात्मक समूह बताऊंगा, एक मूलक होते क्रियात्मक समूह होते, तब मैं बताऊंगा कि इस समूह को बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को बोलते हैं एल्डोज। क्या बोला, एल्डिहाइड को एल्डोज। अब क्यों बोला गया, क्योंकि ये क्या करता है, जब अपने बंध बनाता है, यानी कार्बन क्या करता है, अपनी श्रृंखला बनाता है,
कार्बन क्या बनाता है, अपनी श्रृंखला बनाता है। तो श्रृंखला बनाने पर यह एक समूह CHO ले लेता है। क्या ले लेता है, CHO। तो इस श्रृंखला में क्या CHO आ जाता है, तो उसको क्या बोल रहा है, एल्डोज शर्करा। इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड समूह होता है। कौन सा होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी समूह का कहलाता है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और एल्डिहाइड को आप यहां कोष्टक में लिख सकते हो CHO। क्या बोल सकते हो, CHO समूह पाया जाता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, राइबोस, मेनोस, ये इसके उदाहरण है। देखो ग्लूकोज नाम दिया है यहां पे, आपको एक ही उदाहरण याद रखना, ग्लूकोज, फ्रक्टोस नहीं है यहां पे, क्योंकि यहां मोनोसेकेराइड को दो आधार पे बांटा गया, जिसमें सबसे पहला ग्लूकोज है, दूसरा क्या है, राइबोस। राइबोस शर्करा में भी एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। अगला आ गया मेनोज। मेनोज में भी एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और मेनोज शर्करा जो होती है वहां अंडे में पाई जाती है। यह भी याद रखना, एग के अंदर यानी अंडे के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, आप वहीं पे नोट डाउन करके बुक के अंदर लिख लेना, ठीक है। अब बुक के अंदर जब आप लिखोगे तो वहां पर आपको याद रहेगा कि किस प्रकार की जो सेकेराइड है वह किसके अंतर्गत पाई जाती है, यह भी याद रखना। जैसे दूध में लैक्टोज पाई जाती है ना, फलों में फ्रक्टोज पाई जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप ग्लूकोज जो है वह अंगूर में पाई जाती है। यानी अंगूर के अंदर फ्रक्टोज भी पाया जाता है और ग्लूकोज भी पाया जाता है, और ग्लूकोज 27% पाया जाता है। तो जहां पे अपवाद स्वरूप होगा उसको हम पहले याद करेंगे। तो हमने क्या बोल दिया कि मेनोज का मतलब होता है अंडे में पाई जाने वाली शर्करा। किसमें, अंडे में। तो मेनोज के आगे आप लिख लो अंडा, यानी अंडे की शर्करा उसको बोलते हैं। अगला है कीटोज। कीटोज का मतलब क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड बनाता है, इसको हम बोलते हैं कीटोज शर्करा। यानी इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी बहुत सारे इसमें क्या होगा, OH समूह होते हैं। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH समूह। जैसे मैंने यहां बताया, तो इसमें ये इस प्रकार से हाइड्रोक्सी समूह में लगाऊंगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे OH समूह बोलते हैं। तो OH समूह को क्या बोलते हैं, ये समूह आए बहुत सारे OH, तो इससे बोला है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। लेकिन इसमें एक जगह क्या आ जाता है, कीटोन समूह आ जाता है, इसलिए इसको कीटोज शर्करा बोलते हैं। इसमें फ्रक्टोज और रेबुलोज आता है। कौन आया, फ्रक्टोज और रेबुलोज। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, एक ट्रिक, यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ट्रिक में यहां पे आपको बता रहा हूं, यहां मैंने बोला ग्लूकोज, क्या बोला, यहां बोला ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज को मैं ए बना सकता हूं, देखो बन गया ए बन गया। तो ग्लूकोज को क्या बोल देना आप ग्लूकोज को ऐसे करके ए बना देना, मतलब ग्लूकोज जो है एल्डोज शर्करा, पहला शब्द। फिर आप यहां पे फ्रक्टोज पे आओगे, तो फ्रक्टोज को क्या मैं का बना सकता हूं, क्या ज्यादा परिवर्तन ना करके का बना सकता हूं क्या, फा को। तो यहां आप इसको बोल देना कि भाई मैंने फा का बना दिया, मतलब मैं कीटोज शर्करा और कीटोज को फा भी तो बना सकता हूं। और यहां पर आधा ग जो होता है, उस ग को आप क्या बना सकते हो, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो याद कर लेंगे उसको, और इंग्लिश माध्यम भी देख लेना, याद कर लेना। आई बात समझ में। ग आया तो ग को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने ग बनाया, ठीक है। तो ग को मैं ए नहीं लिख सकता, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गा से क्या बन जाएगा, ए। तो ए को हम बोल देंगे एल्डोज, और गा को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। फिर यहां पे क्या आया, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज को हम का बना देंगे, तो फ्रक्टोज को का से कीटोज शर्करा। याद रहेगा, लंबे समय तक याद रखना है, क्योंकि बार बार कंफ्यूज नहीं होता है। हम कोई बच्चे पहली दूसरी या हम बोलेंगे 11वीं 12वीं की एग्जाम नहीं दे रहे, हम अपने भविष्य के निर्माण के लिए हम एग्जाम दे रहे हैं। और मुझे पता है छोटे छोटे क्वेश्चन जब क्वेश्चन गलत होगा तो चल जाएगा, क्योंकि सबसे गलत होगा, A to Z लोगों से गलत होगा, लेकिन सरल क्वेश्चन गलत करना ही सिलेक्शन से बाहर कहलाता है। ऐसा क्वेश्चन जो पूरे जो MP में परीक्षा दे रहे उनके किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा, तो उसका तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वो क्वेश्चन जो बन रहा है और उसको हम गलत करके आ रहे हैं, तो उससे हम सिलेक्शन से बाहर होते हैं केवल। और 2-4 नंबर से जब बाहर होते हैं तब बहुत अखरता है। ट्रिक याद हो गई। ग्लूकोज, इसको मैं क्या बोलूंगा, ग्लूकोज को क्या बना दूंगा, ए। तो यहां पे बोल दूंगा एल्डोज शर्करा। कीटोज को क्या बोल दूंगा, फा को क्या बना दूंगा, का। तो केवल दो याद रखना, ग्लूकोज और ये। अब इसको भी याद करो तो कर लेना। मेनोज को केवल इतना याद रखना कि अंडे की शर्करा है और इसमें एल्डिहाइड पाया जाता है। मोनोसेकेराइड परस्पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बनकर डाइसेकेराइड एवं पॉलीसेकेराइड का निर्माण करता। अब ये कौन से परस्पर बंध से बनता है, इस बंध का नाम याद करना है। क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज
ये आपको याद रखना कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है जिससे मोनोसेकेराइड बनता है और बनकर यह डाइसेकेराइड का निर्माण करता है, पॉलीसेकेराइड का निर्माण करता है। हमने वहां इतना डीप पे नहीं पढ़ा था भाई। एक ग्लूकोज से दूसरे ग्लूकोज से जुड़ा तो दो ग्लूकोज मिलके क्या बना देंगे, दो ग्लूकोज मिलके यहां पर क्या बना देंगे, तो हम बोलेंगे कि भैया डाइसेकेराइड बना देंगे। लेकिन डाइसेकेराइड क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बंध से बनकर यह क्या होता है, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का निर्माण करेगा। तो इसे आपको यहां पे याद रखना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले ग्लूकोज। अब हम क्या देखेंगे, ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज में आप यहां पे बंध देख रहे हो इस प्रकार का बंध पाया जाता है, बहुत सरल है। आप क्या करें, 6 बार केवल क्या लिख दें यहां पर, 6 बार अगर हम देखें तो यहां पे हमने कार्बन लिखा है। इसके बाद यहां क्या लिखा, OH H H OH OH H OH H। और यहां पर भी हम इसको कर सकते हैं। यहां पर कैसे कर सकते हैं, अगर इसको भी हम तोड़ना चाहें, सबसे नीचे देखें आप, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक H तो यहां लगा सकते हैं और एक H हम नीचे लगा सकते हैं। तो इधर भी क्या आ गया, OH आ गया। मतलब इसको भी तो हम तोड़ सकते हैं कि नीचे हमने एक H लगा दिया, एक H हमने इधर लगा दिया OH, तो OH समूह 1, OH समूह 2, OH समूह 3, OH समूह 4, 5। तो 5 ये समूह हमने बनाया। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी इसलिए तो बोला, हाइड्रॉक्सी कितने हैं इसमें भाई, एक से ज्यादा है तो हमने क्या बोल दिया, 2 से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रॉक्सी बोल दिया। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड जो होता है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड वह ग्लूकोज होता है। अब देखो ग्लूकोज लिखा, ग्लूकोज याद नहीं आए तो ग लिख देना, गा को क्या बना देता ए। तो हम बोल देंगे कि भाई ये गा तो है, ये एल्डोज शर्करा बन रही है। कौन सी शर्करा बन रही है, एल्डोज। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिणवर्ती, दक्षिण ध्रुवण होती है। क्या होती है, दक्षिण ध्रुवण या डेक्स्ट्रोटरी के कारण इसको डी शर्करा बोला है। क्या है, दक्षिण ध्रुवण करता है। ये क्या होता है, ये O और X जो होता है, OH और H होता है। अब एक OH इधर है और H इधर है तो ये ऐसे घूमता है। किसके परिता घूमता है, इस लाइन के परिता ये घूमते हैं। ये जो लाइन होती है इसके परिता ये राउंड लगाते हैं। तो राउंड लगाते तो ये लगाते राउंड कैसे, जो ग्लूकोज होगा उससे लैब में जाकर जब चेक किया जाएगा तो वहां पर वह दक्षिणावर्ती कैसा घूमेगा, दक्षिणावर्ती। या दक्षिणावर्ती को हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रा रोटेटरी यहां पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रा रोटेटरी यहां पर बोलते हैं। अब इसको दक्षिण गुणन कहते हैं, इसे डेक्स्ट्रोज शर्करा के नाम से जानते हैं। कौन सी शर्करा, डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज यानी कि डी यानी कि दक्षिणवर्ती। इसमें दक्षिण ध्रुवण लिखा, दक्षिणवर्ती भी बोलते हैं इसको। अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा 27% होती है, अतः ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा, ग्रेप्स शुगर भी कहा जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम देता है, आगे जाके फ्रक्टोज पढ़ेंगे, फलों की शर्करा फ्रक्टोज होता है। और यहां पर जो अंगूर है ये भी एक तरह का फल है। क्या है, फल। लेकिन इस फल में अपवाद स्वरूप 27% इसमें ग्लूकोज पाई जाती है। फ्रक्टोज होती है लेकिन ग्लूकोज भी होती है। तो यहां इसका स्पेशल पूछता है। और फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। ठीक है, बुक में नहीं है, नहीं हाँ नहीं है बुक में, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। रवि जी आपको पीडीएफ में मनोज सर से बोलूंगा कि अभी जो नहीं बुक में है ना, क्यों नहीं है बुक में, मैं देखता हूं एक मिनट। हाँ नई बुक में छपा है, इसमें नहीं है। ठीक है, आपको उपलब्ध मिल जाएगा, इसमें नहीं है। ये इसका हमने रीप्रिंट जो निकाला है इस रीप्रिंट में है ना। और जिसके पास नहीं है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट कर देना, हम उसका पीडीएफ बना के आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, कल ही हम सेंड कर देंगे, बनाया पड़ा है, उसमें कुछ भी नहीं है। जो नई बुक रीप्रिंट हुई है उसमें है, बाकी में नहीं है। तो आप क्या करना, उसका 4-5 पेज का जो भी आएगा उसका प्रिंट निकाल लेना। ठीक है ना, पर ग्रुप में जरूर कमेंट कर देना। आई बात समझ में यहाँ पे कि फलों की शर्करा तो फ्रक्टोज है, लेकिन एक ऐसा फल भी आता है ग्लूको जिसका नाम है अंगूर, और उसमें 27% शर्करा। तो हमसे केवल इतना पूछ लेता है जो क्या बोलते हैं, अंगूर जो ग्रेप्स जो है इसमें ग्लूकोज की मात्रा कितने % पाई जाती है।
तो हम यहां क्या बोलेंगे, कितने परसेंट पाई जाएगी, 27% यहां पर इसकी मात्रा पाई जाएगी। नेक्स्ट देखें, अगला है फ्रक्टोज। क्या है अगला, फ्रक्टोज। अगला हम देखेंगे फ्रक्टोज शर्करा। जो फ्रक्टोज शर्करा होती है या लीवा रोटेटरी होती है, यानी बाम बढ़ती होती है, लेफ्ट टर्न लेती है। क्या लेती है, बाम का मतलब क्या होता है, बाम का मतलब होता है उल्टा घूमना। तो यहां लीवो रोटेटरी होती है, इसे लिब्यूरोज शर्करा कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिब्यूरोज शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। क्या है, फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। ये आपको ध्यान रखना है कि शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी पाई जाती है, तो फ्रक्टोज पाई जाती है। और फ्रक्टोज सबसे मीठी होने के बाद यह शहद व फलों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, अतः इसे फलों की शर्करा कहते हैं। फ्रूट शुगर के नाम से यह जानी जाती है। अब बात यह आ रही है कि इसे बाम घ्रुवण कहते हैं, साथ में ये कौन सी शर्करा है, तो यहां क्लियर नहीं किया तो मैं बता दूं, इसको कीटोलेब्यूज शर्करा, या इसको एक और नाम आप यहां लिख लेना, इसको एक और शर्करा कहते हैं लिब्यूज के बाद, कीटोज शर्करा। कौन सी शर्करा, कीटोज शर्करा। मनोज सर, आप अगर देख रहे हैं तो आप एक काम करें, इनको बच्चों को जो ये पीपीटी है इसको आप प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि सारे बच्चे इसको पढ़, मतलब सारे स्टूडेंट पढ़ लेंगे। तो इसकी पीपीटी आप पवन जी बोल रहे हैं बुक अभी तक नहीं आई। पवन जी, आज बुक बहुत डिस्प्ले, आज सारी बुकें लगभग हमने सेंड कर चुके हैं, क्योंकि बुक प्रिंट होने में थोड़ा सा समय लग गया। हमारी बुकें जो है जैसे ही वैकेंसी आई सारी बुकें बिक चुकी है, तो हमने उसका रीप्रिंट निकाला है, और रीप्रिंट में आपका ये भी फिर हमने डाल के दे दिया। बाकी की पुरानी बुक थी उसमें वो डला हुआ नहीं था, तो आप निश्चिंत रहिए, बुक आपके पास जल्दी आ जाएगी, क्योंकि आज हमने मैक्सिमम लोगों के जितने भी ऑर्डर थे उन सबकी बुक पहुंचा चुके हैं। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, बुक आ जाएगी, और आप ट्रैकिंग नंबर जरूर ले लीजिएगा। अब इसको क्या बोला हमने, कीटोज शर्करा बोला। कौन सी शर्करा बोला, कीटोज शर्करा। क्यों बोला, क्योंकि यहां पर जो समूह पाया जाता है, यह समूह कौन सा पाया जाता है, कीटोज समूह पाया जाता है। और अगर मैं इस H2 को यहां से हटा दूं, तो एक H में इधर ले लूंगा और एक H में ऊपर ले लूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये जो C डबल बॉन्ड O पाया जाता है, इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। तो इसका नाम क्या दे दिया, कीटोज शर्करा, या लेब्यूरोज शर्करा, या एल शर्करा, या ब्राम घूर्णन शर्करा, या लीवा रोटरी शर्करा के नाम से जाना जाता है, और इसे फलों की शर्करा कहते हैं। लेकिन अंगूर नहीं, अंगूर को छोड़ देना, वो अपवाद है। कुछ लोग होते हैं अपवाद, तो वो अपवाद है, वहां समझना, वहां वो फलों की जो शर्करा है, किसकी शर्करा है, फलों की। लेकिन वहां पर फल, उस एक फल के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है 27%। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों अपचायक शर्करा है। कैसी शर्करा है, रिड्यूसिंग शर्करा है। कैसी शर्करा है जानी जाती है, रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानी जाती है। सबसे मीठी शर्करा अगर देखे तो डाइसेकेराइड शर्करा आती। सबसे मीठी शर्करा कौन सी, तो डाइसेकेराइड शर्करा। अब डाइसेकेराइड में कौन सी, तो हम बोलेंगे यहां पे डाइसेकेराइड में सुक्रोज। और सबसे मीठी प्राकृतिक नेचुरल शुगर अगर हम बोले तो याद रखना, सबसे मीठी डाइसेकेराइड। थोड़े से में चक्री घुमा देगा, थोड़े से में चक्री घुमा देगा वो। अगर पूछे सबसे मीठी नेचुरल या सामान्य पूछ ले सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो आप फ्रक्टोज को ही बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में वो एंटरटेनमेंट डाल दे, है ना, अक्षय कुमार वाला एंटरटेनमेंट डाल दे, और केवल वो डाइसेकेराइड बोल दे। तो डाइसेकेराइड जब देगा और पहले ऑप्शन पे क्या रहेगा, फ्रक्टोज, और डी ऑप्शन पे घुमा देगा सुक्रोज। तो भाई याद रखना कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा या सबसे मीठी शर्करा है तो वो फ्रक्टोज है, नेचुरल है वो। लेकिन अगर सबसे मीठी डाइसेकेराइड, अब डाइसेकेराइड क्या है, तो हम डाइसेकेराइड पढ़ेंगे, बोले भैया जो डाइसेकेराइड जो ओलिगोसेकेराइड होता है,
कौन सा सेकेराइड? ओलिगो सेकेराइड। अब ओलिगो सेकेराइड में को अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे पहला है डाइसेकेराइड, फिर ट्राइसेकेराइड, फिर है टेट्रासेकेराइड। कौन सा? टेट्रासेकेराइड। फिर है पेंड्रासेकेराइड। तो ये शर्करा बांटा गया। तो इसमें डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है सुक्रोज। तो यहां पर हमको याद रखना है कि डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड बोल दे। या तो यहां तो डाइसेकेराइड बोला, उसका दिमाग खराब हुआ और उसने बोल दिया कि भाई ओलिगोसेकेराइड की सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो तुमको यहां बताना पड़ेगा सुक्रोज होती है। आई बात समझ में? लेकिन सामान्य पूछे वो कुछ भी ना दे, ना डाइसेकेराइड दे वो, ना ओलिगोसेकेराइड दे, वो कुछ भी ना दे, वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछे सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। दूसरा क्वेश्चन पूछे सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, तो बोले सुक्रोज फ्रक्टोज है। लेकिन फिर वो बोलते सबसे मीठी डाइसेकेराइड शर्करा कौन सी है, तो सुक्रोज है। और फिर सबसे मीठी ओलिगोसेकेराइड शर्करा कौन सी है, तो वहां सुक्रोज ही लगाना है। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ। सुक्रोज का सूत्र, सुक्रोज का सूत्र क्या है, फ्रक्टोज का सूत्र क्या है, देख लो। इसका सूत्र है C12H22O11। ये इसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज। और फ्रक्टोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। बस फ्रक्टोज में अंतर क्या है, फ्रक्टोज के अंतर्गत अंतर यह है कि ये जो शर्करा पाई जाती है इसके अंतर्गत यहां पर केवल डबल बॉन्ड O आता है, यही इसका अंतर होता है। OH H H OH OH H OH H और H। तो इस प्रकार से ये क्या बटा रहता है। तो हमको याद रखना कि जो फ्रक्टोज शर्करा है उसमें कीटोन समूह पाया जाता है, इसलिए इसको कीटोज शर्करा बोला है। ठीक है, डाउट क्लियर है? ये तीनों याद रखना, रिड्यूसिंग शुगर और ये। अगला आ रहा ओलिगोसेकेराइड। यहां जल में विलय क्रिस्टली होती है, मीठी शर्करा होती है, लेकिन मीठी में कौन सी, फ्रक्टोज, सॉरी सुक्रोज। ओलिगोसेकेराइड पढ़ रहे, मीठी शर्करा यहां कौन सी है, तो यहां पर मीठी शर्करा की जब बात आती है तो वो यहां पर सुक्रोज करता है। और इसके पहले मोनोसेकेराइड में हमने फ्रक्टोज पढ़ा था। मोनोसेकेराइड की सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा, अगर नेचुरल रूप से सबसे मीठी शर्करा देखे तो वह भी फ्रक्टोज ही है। लेकिन जब ओलिगोसेकेराइड की बात आती है और सबसे मीठी शर्करा की बात आती है तो सुक्रोज आता है। सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड। क्या है, डाइसेकेराइड। जल में विलय अक्रिस्टली मीठी शर्करा जो जल में अपघटन द्वारा 2 से 9 अणु के मोनोसेकेराइड देते हैं। क्या देते हैं, मोनोसेकेराइड देते हैं। और इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। लेकिन मैं और बोलूंगा, मैंने तो पढ़ा है क्योंकि बुकों में कम दिया है, लेकिन RHEO में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि पेंड्रासेकेराइड, पेंड्रासेकेराइड का उदाहरण क्या है। लेकिन इसने क्या 3 वर्ग दिए, जबकि मैं इसको 3 वर्ग नहीं बोलूंगा भाई, हमारे वर्ग तो 2 से लेके 9 तक चलेंगे। तो 2 डाई आएगा, ट्राई आएगा, टेट्रा आएगा, पेंड्रा आएगा, हेक्सा आएगा, ये आएगा उसका उदाहरण। लेकिन वैज्ञानिकों ने केवल, या जिन बुकों ने बुकें छापी है उन लोगों ने केवल 3 ही शर्कराओं का नाम बताया है। लेकिन मैंने उसको प्लांट फिजियोलॉजी में आप देख लेना 4 शर्कराओं के नाम बताए। यानी कि यहां डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड और पेंड्रासेकेराइड को भी मैंने बताया, क्योंकि उसे RHO क्वेश्चन में पूछ लिया बरबोस को। तो यहां तक हमको याद करना है। लेकिन अभी ये प्लांट फिजियोलॉजी में मैं इसका उदाहरण बता चुका हूं, लेकिन यहां एक बार और रिपीट करेंगे। डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड कितने अणु देते हैं, 2 से लेके 9 तक। और अगर 9 से ज्यादा अणु हो जाता तो पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। पहला देखेंगे डाइसेकेराइड। ये जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के कितने अणु देते हैं, 2, सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज। अब ये बहुत अच्छी चीज यहां दे रखी है कि ये पूछता है सुक्रोज है तो आपको बताना है डाइसेकेराइड। क्या बताना है, डाइसेकेराइड, या बताना ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के अंदर ही डाइसेकेराइड आ रहा। फिर पूछ ले माल्टोज शर्करा है तो आपको बताना है डाइसेकेराइड, या फिर पूछ ले ओलिगो, क्योंकि हम ये सारे पढ़ किस में रहे हैं, ओलिगोसेकेराइड में ही पढ़ रहे हैं। फिर लेक्टोज अगर पूछ ले, लेक्टोज कैसी शर्करा तो डाइसेकेराइड, और लेक्टोज भी कैसी है, ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत आती है। ये डाउट क्लियर रखना आप लोग। ये बायोकेमिस्ट्री है, अभी हम धीरे धीरे पढ़ते हुए जाएंगे
जब बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा होता है तब हमको याद नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम प्रयास करें तो सब कुछ संभव है, कुछ भी ऐसा नहीं जो संभव नहीं है। क्या आया 12, 22, 11, इसमें जैसे ही जल के अणु को हमने इसमें मिलाया तो होता क्या यहां पे, ये इसका यहां आएगा, गलत छपा हुआ है ये, यहां पर इसका क्या आएगा, ग्लूकोज के 2 अणु का निर्माण होता है। या इसको ऐसा नहीं लिखते हुए हम यहां पर लिख सकते हैं C6 लिख सकते हैं H12O6 प्लस C6H12O6 हम यहां लिख सकते हैं, क्योंकि सुक्रोज के एक अणु से यहां पर जो 2 अणु का निर्माण हो रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। इसलिए जब हमारे गले में कभी भी डिहाइड्रेशन जैसा होने लगता है तो हम थोड़ी सी शक्कर हाथ में लेते हैं और शक्कर को हम खा लेते हैं, उसको धीरे धीरे हम जब उसको गलाने की कोशिश करते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो पानी के साथ मिल जाता है और ग्लूकोज की कमी हमारी पूर्ति हो जाती है, डिहाइड्रेशन दूर हो जाता है। तो नमक और एक क्या है, शक्कर। अब यहां पर देखें इसका उदाहरण क्या है, सुक्रोज, माल्टोज और एक क्या है, लैक्टोज। अब याद रखना माल्टोज किससे बना है, तो माल्टोज मां के दोनों बेटे समान, मैंने ट्रिक बताई थी, मां के दोनों बेटे समान, यानी हम माल्टोज की बात करेंगे, किसकी, माल्टोज की, यहां लिखता हूं फिर मिटाऊंगा, माल्टोज की बात करेंगे तो मां के क्या है, मां के कितने बेटे, 2, और दोनों ही समान है, तो यहां पे कौन आएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, कौन आएगा, दोनों ग्लूकोज आएंगे, तो मां के लिए ग्लूकोज और ग्लूकोज। ठीक है, अब अगला आता है गैलेक्टोज, तो ग्लूकोज और एक आता है यहां पे क्या, ग्लूकोज के साथ एक और आता है, उसका क्या नाम है, लैक्टोज में आता है ग्लूकोज, और नाम में मिस हो रहा हूं, 2 आते हैं यहां पे, लेकिन वो भी ग से ही आता है और इसके साथ में जुड़ा होता है, क्योंकि उसकी ट्रिक मैंने बता रखी है G+G। लेकिन ग्लूकोज नहीं होगा, एक तो होगा ग्लूकोज और एक होगा गैलेक्टोज, हाँ नाम याद आ गया, गैलेक्टोज। ये 2 शर्करा से मिलकर लैक्टोज बनता है, ऐसा हमको याद रखना है। अगला है ट्राइसेकेराइड, डाइसेकेराइड का याद रखना, यहां पे कार्बन के कितने बंडल चलते हैं, 6 के 2, यानी 6 6 दून 12, यहां कितने बंडल चलते हैं, तो 18। क्या उदाहरण आएगा, 18, ये देखो, ये जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के कितने अणु देते हैं, 3 अणु देते हैं। उदाहरण के लिए रेफेनोज, क्या है, रेफेनोज इसका उदाहरण है, आपको भूलना नहीं है, आपको ये याद नहीं करना, ये याद करना है कि इसका जो एक कार्बन होता है उसके एक कार्बन, मतलब इसके जो बंडल होता है कार्बन कितने होते हैं, 18 होते हैं, 6 6 6 6 6 12 6 18, 18 3 बार बोला, मतलब ट्राई, 3 बार बोलने पर हमने क्या बोला, ट्राइसेकेराइड, है ना, ठीक है, ट्राइसेकेराइड। अब इसके बाद कौन आ रहा है, टेट्रासेकेराइड, ये जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के कितने अणु देते हैं, 4 अणु देते हैं, और इसका उदाहरण है स्टेक्योज। तो यहां देखो कितने, 6 6 6 और 6, तो कितने अणु मिले, 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल और 4 बंडल, तब जाकर इसका निर्माण होता है। बाकी का आगे याद मत करना भले, लेकिन ये याद रखना, क्या है, टेट्रा का क्या है, स्टेक्योज, है ना। एक और आता है पेंट्रासेकेराइड, उसको राइबोस बोलते हैं, वो आपको नॉर्मली लिख लेना, या मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में बता चुका, प्लांट फिजियोलॉजी में से आप देख लेना, और आरएचओ में उसको पूछा गया है। अब देखेंगे माल्टोज, माल्टोज क्या बोल रहा है, मैंने अभी जस्ट एक ट्रिक बताई थी कि मां जो होती है, मां के लिए तो क्या होता है, मां के लिए हम क्या बोलेंगे, मां के लिए दोनों बच्चे समान, क्या होते हैं, मां के लिए दोनों बच्चे समान। तो जो माल्टोज होता है या माल्टोज, तो इसको माल्टेज शर्करा जो पाई जाती है, माल्टोज, इसको माल्टेज बोलते हैं, माल्टेज शर्करा जो पाई जाती है, इसमें एक तो होता है ग्लूकोज और दूसरा अणु होता है, वो भी कैसा होता है, ग्लूकोज, यानी दोनों सेम टू सेम जुड़वा है, दोनों क्या बोलूंगा, जुड़वा। तो मां के जुड़वा बच्चे, हम क्या बोलेंगे, मां के जुड़वा बच्चे। हमको तो यहां क्या है, याद रखना है, कैसे याद रखे, हमको एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालने के बाद कोई पूछेगा क्या भैया कैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किस प्रकार से तुम ग्राम सेवक बने, तो यही हमको ध्यान रखना है, ठीक है, हमको ट्रिक से चलना है। तो मां के दोनों बच्चे समान, यानी कि माल्टोज शर्करा है ग्लूकोज और ग्लूकोज, 2 बच्चे जुड़वा हुए, ठीक है, याद रह जाएगा। हाँ, अंकुरित जौ में, बिल्कुल, हाँ, ये अंकुरित जौ में पाया जाता है, अच्छा बताया आपने, ये किस में पाया जाता है, अंकुरित अनाज में, ये भी लिख सकते हैं आप, किसमें, अंकुरित अनाज या जौ में। अब अगला देखो लैक्टोज,
एक ग्लूकोज और एक क्या पाया जाता है, गैलेक्टोज। तो देखो लैक्टोज शर्करा यानी कि दूध कौन देती है, गाय, और गाय के दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज। तो देखो यहां पे एक शब्द ग आ रहा है और दूसरा शब्द भी क्या आ रहा है, ग आ रहा है, तो गा और गा, लेकिन ग और गा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि पहला शब्द आ रहा है वो आधा गा रहा है और दूसरा शब्द क्या आ रहा है, पूरा गा रहा है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, क्या बोलूंगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, लेकिन यहां भी समान थे, लेकिन यहां पे आधा गा और आधा गा था, यहां आधा गा और पूरा गा है। ऐसे याद कर लेना कुछ भी, ठीक है, याद करना है हमको, तो कैसे भी याद हो जाए हमको। सुक्रोज देख लेते हैं। सुक्रोज क्या है, यह एक महत्वपूर्ण शर्करा है जो सर्वाधिक मात्रा में गन्ने और चुकंदर में पाई जाती है, जिसको हमने क्या बोला, सुक्रोज। यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनी होती है। ये क्वेश्चन हमको याद रखना कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनी है, जो डाइसैकेराइड में यह सबसे मीठी शर्करा के नाम से जानी जाती है। लेकिन प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा तो फ्रक्टोज है। क्या है, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा तो फ्रक्टोज है। यहां तक खत्म करेंगे हम पॉलीसेकेराइड। यहां जल में अविलेय सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉट सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल नहीं है, यानी सॉल्यूबल नहीं है और अक्रिस्टलीय है, स्वादहीन होती है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। ये अधिक अणुभार रखती है, ये मॉलिक्यूलर अधिक रखती है। क्या रखती है, अधिक मॉलिक्यूलर रखती है, जो जल अपघटन से 100 से लेके 1000 तक के मोनोसेकेराइड बनाती है। इसका सामान्य सूत्र है C6H10O5, 610 बाय N। ये आप देखो याद रखना, तीनों के सूत्र एक साथ लिख लेना तो याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, पॉलीसेकेराइड का एक उदाहरण दे दिया, यहां पे N दे दिया, इसका जल अपघटन कराने की कोशिश की तो यहां कई तरह के मोनोसेकेराइड बनने प्राप्त हुए। अब पॉलीसेकेराइड जो है यह दो प्रकार की होती है, पहली होती है सम पॉलीसेकेराइड और दूसरी होती है विषम पॉलीसेकेराइड। सम का मतलब होता है होमोपॉलीसेकेराइड, ये जल अपघटन पर एक जैसी सेकेराइड देते हैं, सेम टू सेम सेकेराइड देते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सम पॉलीसेकेराइड। इसमें कौन आता है, स्टार्च आता है और सेल्यूलोज आता है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन है, सेल्यूलोज। विषम पॉलीसेकेराइड ये जल अपघटन पर अनेक प्रकार के सेकेराइड देते हैं, मतलब कई प्रकार के डिफरेंट टाइप के सेकेराइड देते हैं, जैसे ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन कहां पाया जाता है, तो ग्लाइकोजन हमारी स्किन के नीचे, ये जो स्किन है इसके नीचे सबसे अच्छा उदाहरण, नाखून को आप देखोगे तो नाखून को जैसे ही प्रेस करोगे व्हाइट हो जाता है, तो व्हाइट होने पर उसके नीचे जो दिख रहा है वो क्या है, ग्लाइकोजन है। इसीलिए फंगस आकर हमारे स्किन पर फंगस लगता है और हमको दांत खाज खुजली होने लगती है। क्यों, क्योंकि फंगस जो होता है वह फंगस सबसे ज्यादा किसको खाता है, ग्लाइकोजन का, उसका मुख्य भोजन है। किसका, फंगस का मुख्य भोजन है, उसका शरीर भी ग्लाइकोजन से रिलेटेड होता है। तो इसलिए हमको याद रखना ग्लाइकोजन विषम पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहां सेल्यूलोज आता है और यहां स्टार्च आता है, ऐसे अपने को याद रखना है। अब पॉलीसेकेराइड के कई रूप दे रखे, जैसे एनिमल रूप्स दे रखे कि पशुओं में क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स में क्या पाए जाते हैं, माइक्रोबिस में क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों में, और एल्गी यानी एल्गी को बोलते हैं शैवाल, यानी कि शैवाल में क्या पाए जाते हैं, सब में अलग अलग पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कल कार्बोहाइड्रेट जो है वो कल हम पढ़ेंगे, आगे का कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है। आज की क्लास को मैं यही विराम दूंगा। आपको ध्यान रखना है कि भैया 7 PM पर जो है हमारी यही क्लास चलेगी, और 8 PM पर कल आपने जो पिछली क्लास का प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा है उस प्लांट फिजियोलॉजी की यहां पर 8 PM से मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, ठीक है। 3 क्लास में लूंगा ऑब्जेक्टिव की, केवल 3 क्लास के बाद फिर रेस्ट करूंगा और फिर आपके ऑब्जेक्टिव किसके आ जाएंगे, यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं बायोकेमिस्ट्री के, फिर उसी की 3 क्लास के ऑब्जेक्टिव लूंगा। मतलब हर एक यूनिट के में 3-3 क्लास की ऑब्जेक्टिव चलूंगा और बीच में गैप भी चलती रहेगी, ऑब्जेक्टिव क्लास आपकी कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 7 PM पर तो हमारी क्लास यथावत जो चल रहा है वही चलेगा, और 8 PM पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ताकि जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको ना पढ़ना हो कोई इशू नहीं, और जल्दी से हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।